हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर सीरीज़ सिस्टमिक फार्माकोलॉजी की थर्ड एपिसोड आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज की एपिसोड का टाइटल है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पार्ट 3। डियर स्टूडेंट्स, हमने सेकंड एपिसोड में आपको फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में बताया था। आज हम सेकंड लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। सेकेंड लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में बीटा ब्लॉकर्स, डायरेक्ट एक्टिंग वेजोडाइलेटर्स, अल्फा 1 ब्लॉकर्स, अल्फा 2 एगनिस्ट्स और एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट शामिल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ केसेस में बीटा ब्लॉकर्स को एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग्स यूज़ किया जाता है। मसलन अगर मरीज़ को हाइपरटेंशन के साथ हार्ट फेलियर हो या फिर उसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो चुका हो तो ऐसे मरीज़ों को फर्स्ट लाइन में ही बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीटा ब्लॉकर ड्रग्स की। बीटा ब्लॉकर्स ऐसी ड्रग्स को कहा जाता है जो एड्रिनर्जिक बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके सिंपैथेटिक एक्टिविटी को रिड्यूस करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में सिंपैथेटिक डिस्चार्ज का मतलब डिस्चार्ज ऑफ नॉर एड्रेनलिन है। आप देख सकते हैं कि नॉर्मली जब नॉर एड्रेनलिन हार्ट में मौजूद बीटा 1 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होता है तो हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। हम जानते हैं कि जब हार्ट रेट बढ़ता है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ता है और कार्डियक आउटपुट बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और बिल्कुल ऐसे ही जब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है और स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ने से कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। कार्डियक आउटपुट बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बीटा ब्लॉकर्स बीटा 1 रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाते हैं और इन रिसेप्टर्स पर नॉर एड्रेनलिन को बाइंड होने नहीं देते, जिससे कार्डियक फंक्शंस इनहिबिट हो जाते हैं। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि बीटा ब्लॉकर्स की वजह से कार्डियक फंक्शंस पर क्या असर पड़ता है। आप देख सकते हैं कि साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड पर मौजूद बीटा 1 रिसेप्टर्स ब्लॉक होने से हार्ट रेट रिड्यूस हो जाता है और एट्रियोवेंट्रिक्युलर नोड यानी एवी नोड पर मौजूद बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉक होने से कंडक्शन वेलोसिटी स्लो हो जाती है और वेंट्रिकल्स पर मौजूद बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉक होने से फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर बीटा ब्लॉकर्स के क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो इन ड्रग्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक ग्रुप को नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कहा जाता है और दूसरे ग्रुप को कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कहा जाता है। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। ये ड्रग्स मज़ीद 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड होती हैं। पहले ग्रुप में ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनमें ISA यानी इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी नहीं होती। इन ड्रग्स में प्रोप्रेनोलोल, सोटेलोल और टीमोलोल शामिल हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में वो ड्रग्स होती हैं जिनमें ISA होती है। इन ड्रग्स में पिंडोलोल शामिल है। तीसरे ग्रुप में ऐसी ड्रग्स आ जाती हैं जिनमें बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के साथ साथ अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। इन ड्रग्स में लेबिटालोल और कार्विडिलोल शामिल हैं। कार्डियोसेलेक्टिव ड्रग्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हार्ट में मौजूद बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। इन ड्रग्स की एग्जाम्पल में मेटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एसिब्यूटोलोल, बिसोप्रोलोल, इस्मोलोल, नेबिवोलोल वगैरह शामिल हैं। बीटा ब्लॉकर्स को 3 जनरेशन्स में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन में पुरानी ड्रग्स जो कि नॉन सेलेक्टिव भी थी, प्रोप्रेनोलोल, टीमोलोल, सोटेलोल, पेंडोलोल वगैरह शामिल हैं, जबकि सेकेंड जनरेशन में कार्डियोसेलेक्टिव ड्रग्स आ जाती हैं। थर्ड जनरेशन में ऐसी ड्रग्स शामिल हैं जिनमें अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी या फिर वेजोडाइलेटर प्रॉपर्टी होती है। इन ड्रग्स की एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। इसमें लेबिटालोल, कार्विडिलोल, सेलिप्रोलोल, नेबिवोलोल और बेटक्सलोल शामिल हैं। बीटा ब्लॉकर्स के साइड इफ़ेक्ट्स को बैड फिश के निमोनिक से याद किया जाता है। बैड फिश में B फॉर ब्रेडिकार्डिया, A फॉर एवी ब्लॉक या एरिथमियाज, D फॉर डिजीनेस और डिप्रेशन, F फॉर फटीग एंड I फॉर इम्पोटेंस, S फॉर साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया मास्ट एंड H फॉर हाइपोटेंशन। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग वेजोडाइलेटर्स की।
डायरेक्ट एक्टिंग वेजोडाइलेटर्स में सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोप्रोसाइड की। नाइट्रोप्रोसाइड एक पावरफुल वेजोडाइलेटर है। ये ड्रग एंडोथीलियल सेल्स में से नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड स्मूथ मसल्स में मौजूद एंजाइम ग्वानिलाइल साइक्लेस की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। फिर ये एक्टिव ग्वानिलाइल साइक्लेस जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट करता है। साइक्लिक जीएमपी मसल्स में कैल्शियम की मिकदार को कम कर देती है, जिससे मसल्स रिलैक्स होते हैं और वेजोडाइलेशन होती है। नाइट्रोप्रोसाइड आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स दोनों को डायलेट करता है, जिससे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाती है। नाइट्रोप्रोसाइड को हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में कंटिन्यूस आईवी इन्फ्यूजन फॉर्म में दिया जाता है। चूँकि नाइट्रोप्रोसाइड वेंस को भी डायलेट करता है, इससे हाइपोटेंशन कॉज हो सकता है, इसलिए इन्फ्यूजन के दौरान हाइपोटेंशन को केयरफुली मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोप्रोसाइड साइनाइड टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकता है। इस वजह से नाइट्रोप्रोसाइड के साथ नाइट्राइट्स और थायोसल्फेट्स को भी एडमिनिस्टर किया जाता है। डायरेक्ट एक्टिंग वेजोडाइलेटर्स में हाइड्रोलाजीन भी शामिल है। हाइड्रोलाजीन एनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट के एक्शंस को इंटरफियर करता है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कैल्शियम की रिलीज नहीं होने देता, जिससे आर्टेरियोलर डायलेशन होती है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस रिड्यूस हो जाती है। हाइड्रोलाजीन एसएलई की तरह की इम्यून डिसऑर्डर काज करता है। इसके अलावा एडिमा और रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया भी कॉज करता है। डायरेक्ट एक्टिंग वेजोडाइलेटर्स में इंतहाई पोटेंट और लॉन्ग एक्टिंग वेजोडाइलेटर मिनॉक्सिडिल है। मिनॉक्सिडिल पोटेशियम चैनल्स को ओपन करती है, जिससे मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो जाती है और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स बंद हो जाते हैं। सेल्स के अंदर कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है, जिससे वेजोडाइलेशन कॉज होती है। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए हमारे पास आखिरी ऑप्शन मिनॉक्सिडिल होता है। मिनॉक्सिडिल के साइड इफ़ेक्ट्स में हाइपरट्राइकोसिस, एडिमा और रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया शामिल हैं। अल्फा 1 ब्लॉकर्स और अल्फा 2 एगोनिस्ट्स इनडायरेक्टली एक्टिंग वेजोडाइलेटर्स हैं। अल्फा 1 ब्लॉकर्स अल्फा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करते हैं। ये ड्रग्स इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट की मिकदार को कम करते हैं, जिससे वेस्कुलर स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते और ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं। अल्फा 1 ब्लॉकर्स में प्राजोसिन प्रोटोटाइप ड्रग है। प्राजोसिन की हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, जबकि डॉक्साजोसिन लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। डॉक्साजोसिन के अलावा टेराजोसिन भी इस ग्रुप में शामिल है। अल्फा 1 ब्लॉकर्स का ये एडवांटेज होता है कि ये ड्रग्स गुड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार यानी HDL को बढ़ाती हैं, जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम करती हैं। अल्फा 1 ब्लॉकर्स ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज कर सकते हैं। ये ड्रग्स यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी कॉज कर सकती हैं। अल्फा 2 एगोनिस्ट्स भी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को रिड्यूस करती हैं। ये ड्रग्स प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स पर मौजूद अल्फा 2 ऑटोरिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती हैं, जिनसे सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम हो जाता है, यानी नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज इनहिबिट हो जाती है। इन ड्रग्स में क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा शामिल हैं। ये ड्रग्स CNS डिप्रेशन और एडिमा कॉज कर सकती हैं। इसके अलावा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स इन ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स को कम करते हैं। आखिर में हम बात करते हैं एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागनिस्ट्स की। इस क्लास में स्पाइरेनोलैक्टोन और एप्लेरिनोन शामिल हैं। स्पाइरेनोलैक्टोन एक एक्टिव मेटाबोलाइट कैनरिनोन में कन्वर्ट होता है, जो कि एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स पर कम्पिटेटिव एंटागनिस्ट के तौर पर काम करता है। नॉर्मली एल्डोस्टेरोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करवाता है। ये एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन्स सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं
और पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवाते हैं। जब हम एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट देते हैं तो ये MR रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से AIP यानी एल्डोस्टेरोन इंड्यूस्ड प्रोटीन्स नहीं बनते और सोडियम रीएब्जॉर्ब होने के बजाय रीनल ट्यूब्यूल में ट्रैप हो जाता है और फिर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। सोडियम के साथ साथ वाटर भी एक्सक्रीट होता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। और आप जानते हैं कि जब ब्लड वॉल्यूम कम होता है तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट कम होने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। इन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स में हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोवोलीमिया शामिल है। एल्डोस्टेरोन एंटागनिस्ट को जब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के साथ दिया जाता है तो हाइपरकैलीमिया कॉज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्पाइरोनोलैक्टोन एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के अलावा एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी रखता है, जिसकी वजह से ये गायनेकोमेस्टिया कॉज कर सकता है। एप्लीरिनोन में एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटी नहीं होती, इसलिए ये ड्रग गायनेकोमेस्टिया कॉज नहीं करती। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन दोनों ड्रग्स के मैकेनिज्म्स को और उनके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर लिया है। हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड में इन ड्रग्स के स्टेप बाय स्टेप यूजेस अलॉन्ग विद देयर डोजेस डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर एपिसोड आप तक पहुंच सके।